हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोग से डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री के लिए CSIR नेट JRF या TVT JRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने CSIR नेट JRF को 1 या 2 बार दे दिया है, या कोई बिल्कुल न्यू कमर्स है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहा है, प्लस वो स्टूडेंट जो MSc कर रहा है और उसके MSc ड्यूरेशन में ये सिलेबस में है। तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनको आपको जंप करके पढ़ना है, कौन कौन को टॉपिक्स है जिनको ओवरव्यू करना है और कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को भी स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज़, एक है अमीनो एसिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो ये जो टॉपिक मैंने बनाया है ये रैंडम नहीं है, इसको बनाने में 7 से 8 दिन लगा हुआ है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट बार बार शफलिंग करनी पड़ रही थी कि कौन सा टॉपिक पहले रखना है कौन सा बाद में। तो इन टॉपिक का एक सीरीज़ भी, इन्हीं सीरीज़ में आपको पढ़ना है, रैंडम नहीं पढ़ना है कि पहले हमने PK पढ़ लिया फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ लिया। तो इसका भी ज़रा ध्यान रखिएगा कि सीरीज़ में पढ़ना है। देखते हैं। तो एक टॉपिक हो गया अमीनो एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसमें 2 तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं, एक आता है केमिकल के बेस पे आता है, एक आता है रिक्वायरमेंट के बेस पे। जो इम्पोर्टेंट है वो केमिकल, जो स्टार है वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ 2 स्टार हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 3 स्टार है उनको तो छोड़ना नहीं, उनको तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग अमीनो एसिड्स को एसिड बेस के रूप में क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, या एरोमेटिक एलिफेटिक न्यूट्रल्स के बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये वाला क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अमीनो एसिड्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब इसके लिए हमको हर अमीनो एसिड के नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको ग्लाइसिन का खूब जमकर पढ़ना है, ग्लाइसिन की सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, प्रोलीन को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। कौन कौन से अमीनो एसिड फास्फोराइलेटिंग होती है उनको पढ़ना है, ये सब मैंने बताया हुआ है। ग्लाइकोसाइलेशन कौन प्रमोट करती है अमीनो एसिड उनको देखना है। लाइट एब्जॉर्बिंग फिनोमिना होता कैसे है और कौन कौन से अमीनो एसिड लाइट एब्जॉर्ब करती है, उनकी मैकेनिज्म क्या है उसको पढ़ना है। एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स कौन सी होती हैं उनको देखना है। इसके बाद हम लोगों को टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड देखना है। टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या पढ़ना है हम लोगों को, अमीनो एसिड की PK वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है, PI वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PI वैल्यू मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आगे क्या है, चार्ज कैलकुलेशन ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके अलावा प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करना, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग करना, अलग अलग एंजाइम से ट्रीट कराएंगे प्रोटीन को। इसके बाद देखेंगे कि प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग क्या है, तो वो भी हम लोग को देखना है, जिसको एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, या एंजाइमेटिक या नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन या अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग कहते हैं, या पेप्टाइड सीक्वेंसिंग, तो कई नाम से जानते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हो, रिक्वायरमेंट इसेंशियल नॉन इसेंशियल वाला। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल पैरामीटर। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, स्ट्रक्चरल पैरामीटर से क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चरल पैरामीटर में क्या है, जैसे हेलिकल पिच क्या है, अल्फा हेलिक्स में कितने रेसिड्यू के बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, पाई हेलिक्स में कितने रेसिड्यू में, 310 में कितने पे। तो ये सब हेलिकल पैरामीटर आ गए, किसी एक हेलिक्स के अंदर कितने अमीनो एसिड्स के रेसिड्यू होंगे, ये सब हेलिकल पैरामीटर, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चरल पैरामीटर है सब। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, एक तो मायोग्लोबिन के बारे में, दूसरा हीमोग्लोबिन के बारे में। दोनों के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। इसमें बहुत सारी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ये सारी वीडियोस लगभग सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है। अभी ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आने वाली वीडियो है मेरी, जल्दी आ जाएगी 1-2 दिन में। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन भी आ जाएगी जल्दी ही, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंडीशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये आपको पढ़ना है। अलग अलग कंडीशन पे, पीएच बढ़ाने पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे क्या इफेक्ट आता है, पीएच घटाने पे क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, ठीक है, BPG का क्या इफेक्ट होता है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इन सबको भी हम लोग को पढ़ना ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी के लेकर के, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक हो गया। ये हालांकि वैसे रिस्पायरेशन में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको बायोकेमिस्ट्री में भी कुछ लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। ये रामाचंद्रन प्लॉट, ये ट्रिपल स्टार वाला है, ठीक है। आप अभी तक पहला टॉपिक आया जो ट्रिपल स्टार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर साल आता है। इसको खूब अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, हर साल आता है ये। थर्मोडाइनमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग की थर्मोडाइनमिक्स, मॉर्टिन ग्लोबिल वगैरह वाला कंसेप्ट यहाँ पर आएगा। प्रोटीन कैसे फोल्ड होती है, एंट्रोपी घटती है, एंथैल्पी बढ़ती है, जो भी है फिनोमिना, उन चीज़ों को यहाँ पर देखना है। ये सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा और लगभग 40% कवर कर भी दिया है।
लिपिड एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा सिलेबस उठा के यहाँ पे छाप दिया है, मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्या क्या छोड़ सकते हो। लिपिड छोड़ सकते हो, जो मेम्ब्रेन लिपिड है वो आप जब पढ़ोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पे मेम्ब्रेन लिपिड्स को पढ़ लेना, बाकी यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो। कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ कोचिंग्स वाले वो कार्बोहाइड्रेट बड़ा जम के पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, उससे कुछ नहीं पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट में क्या पूछे जाते हैं, जो डाइसेक्राइड्स हैं, जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, उनके मोनोमर्स क्या हैं और उनके बीच बॉन्ड का टाइप कैसा है, β1,4, α1,4, या इनुलिन है तो उसमें फ्रक्टोज पाया जा रहा मोनोमर्स के फॉर्म में, स्टार्च है तो क्या पाया जा रहा, ठीक है। इन सब चीज़ों को जरा जरा देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं देखना कुछ भी। एनोमर्स क्या है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स के जो एनोमर्स हैं उनको जानना है और रिपीमर्स हैं उनको जानना है, बस इतना जानना है। बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा आता है प्रोटीन से। वाइटमिन्स को भी जम करके रटना नहीं है, वाइटमिन्स अलग अलग वाइटमिन्स हैं, उनके कोफैक्टर क्या हैं, कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनको जानना है। उनका केमिकल नेम जानना है, किस टोकोफिरॉल, ठीक है, आपका कैल्सीफिरॉल, थायमीन, इस तरह के जो केमिकल नेम है उनको जानना है। फंक्शन जानना है, वो वो विटामिन क्या करती है उसके फंक्शन को जानना है, ठीक है। और उनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं ये जानना है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है मैचिंग वैचिंग वाले 4 नंबर में। जो जानना है अच्छे से विटामिन, वो विटामिन डी के बारे में, उसकी सिग्नलिंग, तो ये चाहे सिग्नलिंग वाले सेक्शन में आप कवर कर लीजिएगा या यहाँ पर आप जान लीजिए कि विटामिन डी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में ये बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, जब सिग्नलिंग वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे मैंने लगभग 15 से 16 वीडियोज़ मैंने बता दिए हैं। 4 वीडियो मैंने स्मार्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक CSIR से रेलिवेंट है और उसी का ये 5वां पार्ट है, ठीक है। ये धीरे धीरे आती रहेंगी अभी आगे। तो इसके अलावा और क्या, एंजाइम्स एंड उसके कोफैक्टर, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स में नहीं रखता है, एंजाइम्स की डेफिनेशन वगैरह आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो। अब अलग अलग एंजाइम्स के कोफैक्टर क्या क्या होते हैं वो जानना होगा आपको, ठीक है। जैसे यूरिएज है तो उसका निकल हो गया, ऐसे ही अलग अलग एंजाइम्स का, ठीक है, अलग अलग एंजाइम्स के उसके क्या क्या कोफैक्टर है वो जानना है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। जनरल प्रॉपर्टी जाननी है, एंजाइम की जनरल प्रॉपर्टीज, यही 4-5 लाइन की जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसकी इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डेल्टा जी के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, एंजाइम रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। ये 4-5 लाइन की है, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, बस ज़्यादा नहीं जानना इसमें कुछ। हाँ, जो जानना है वो एंजाइम काइनेटिक्स और उसके इफेक्ट, ठीक है। एंजाइम की काइनेटिक्स जो है, एनर्जी जो रिएक्शन रेट है, ठीक है, प्रोडक्ट को रिएक्शन में चेंज करने की जो रेट है उसको एंजाइम काइनेटिक्स कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उस पर क्या इफेक्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार टॉपिक है। इसमें क्या जानना है हमें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करने में क्या इफेक्ट होगा, एंजाइम की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट है। माइकेलिस मेंटन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे न्यूमेरिकल आते हैं, Km क्या होता है, Kcat निकालना आता है, कैटेलिटिक इफिशिएंसी निकालना आता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालना आता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इफेक्ट ऑफ इनिबिटर अपॉन Km एंड Vmax, तो ये बड़ा आसान है, 4 लाइन का है। इनिबिटर्स का Km और Vmax में CUMN करके मैं याद करता था, ठीक है। कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव और मिक्स्ड, और क्या बोलते हैं CU और MN, ठीक है, मिक्स हो गया। इसके अलावा और आप याद दिलाइए, और कौन सा हो गया, नॉन कॉम्पिटेटिव, ठीक है। थोड़ा सा राइमिंग करते रहिए, ठीक है, नॉन कॉम्पिटेटिव हो गया। तो ये अलग अलग इनिबिटर्स का Km और Vmax पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है, इसके अलावा और कौन से टॉपिक आ रहा है, जैसे कि इफेक्ट ऑफ इनिबिटर अपॉन लाइन वीवर बर्ग प्लॉट और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, दोनों नाम से जाना जाता है। ट्रिपल स्टार, इससे पहले एक ट्रिपल स्टार और किसको मिला था, रामाचंद्र प्लॉट को। ये सब टॉपिक जो है आते ही आते हैं, आप आंसर उठा के देखिए और देखिए बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको, अगर ये सब मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मैं यूनिट वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज और भी एनालिसिस करता रहूँगा। नेक्स्ट यूनिट किसकी एनालिसिस करनी है मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। 7 दिन का समय लगेगा, क्योंकि मैं अच्छे से उसकी एनालिसिस करूँगा, प्लस उसको सीक्वेंस में भी अरेंज करूँगा कि कौन किस टॉपिक को पहले पढ़े, किसको बाद में पढ़े, जिससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, ठीक है। रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है ये जानना है, छोटी सी डेफिनेशन होती है, इसको जानना है। एलोस्टोरिक एंजाइम्स के बारे में जानना है, इसके कॉन्सेप्ट को जानना है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स के लॉ, इसमें केवल स्टेटमेंट जानना है, जीरोथ लॉ, इसको जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनको सिर्फ स्टेटमेंट को जानना है, ठीक है। जीरो लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, इनके सिर्फ स्टेटमेंट को जानना और समझना है, थोड़ी देर सोचना है उसके बारे में, ठीक है। जब लगे कि हाँ समझ गए हैं, अंदर से एक आवाज़ आई है कि हाँ बात क्लियर है, तब
इंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और उसका चेंज मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इसको जानना है, डेल्टा जी और जी के बारे में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी पढ़ना है कि कौन सी कंडीशन है जो रिएक्शन को प्रोसीड करने में मदद करेगी या किस कंडीशन में कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोगों को देखना है। इसके अलावा और क्या देखना है हम लोगों को, इसके अलावा देखना हमको एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एनर्जी रिच कंपाउंड की डेफिनेशन होती है सिंपल सी 2 लाइन की, उसको जानना है। और अलग अलग एनर्जी रिच कंपाउंड्स के या तो एनर्जी के डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में याद करना है उसको कि कौन कौन से एसिटिल कोएंजाइम ए है या एटीपी है या जीटीपी है, तो किस में एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, किस में कम निकल रही है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी एक ऑर्डर में आपको याद कर लेना है, तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल। इसके अलावा हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या जानना है, अलग अलग जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, जो सबस्टेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, रिएक्शन की रेट जीरो ऑर्डर, जो केवल एक ही सबस्टेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है वो फर्स्ट ऑर्डर, इस तरह से उनको जानना है। प्लस उसका ग्राफ जानना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक का क्या ग्राफ होता है, वो ग्राफ बन के आता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये किस ऑर्डर को डिफाइन कर रही है या किस ऑर्डर को डिनोट कर रही है। प्लस यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की अलग, जीरो ऑर्डर के अलग, सेकंड ऑर्डर के अलग, बस सेकंड से ऊपर तक नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनके बारे में जानना है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या, जो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हो, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। जैसे आप लोग पढ़ते हो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनको देख लेना है, ये बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, ये सब मैंने कहीं पे इनमें स्टार नहीं लगाया है, लेकिन इनको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट में आप लोग सुपर इंपॉर्टेंट ना बनाइएगा कि जो स्टार है बस वही पढ़ना है। ठीक है, मोलैरिटी के बारे में न्यूमेरिकल लगा लगा के इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। उधर एंजाइम वाले सेक्शन में भी जो मैंने बताया था उनके न्यूमेरिकल लगा के पढ़ेंगे तब आएगा, ये भी न्यूमेरिकल लगा के प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। कहाँ से पढ़ना, कोई हाई फाई बुक नहीं उठानी, लैरेंजर वैरेंजर सब किनारे रख दिए, चुपचाप इंटर की बुक उठाइए और उसी से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ न्यूमेरिकल आप उसी से सॉल्व करिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, या अगर सब रहे तो मैं धीरे धीरे ये पूरा जितना मैंने बताया सब कवर करूँगा, लगभग 40% कवर कर भी चुके हैं। शुरुआत से आप वीडियो देखिए, रामाचंद्रन प्लॉट वगैरह मैंने बहुत अच्छे से समझाया, थोड़ी लेंदी वीडियो है, 50-56 मिनट की है, लेकिन जो भी देख रहा है वो अच्छे कमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मेलिटी और डाइल्यूट सोल्यूशन, सोल्यूशन को डाइल्यूट करना स्टॉक सोल्यूशन बना करके, ये लोग आप लोग लैब में भी करते रहोगे, एमएससी के ड्यूरेशन में करते रहोगे, एमएससी कर रहे होगे तो करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग को पढ़ना है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला C1V1 = C2V2, उसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ pH, अब ये इसके कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा पढ़ना है, प्लस इसके न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब आएगा, सब मैं सिखाऊंगा। pKa को कैलकुलेट करना, ठीक है, हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन को पढ़ना। ठीक है, pH किसकी निकालना है, एसिडिक सोल्यूशन की, बेसिक सोल्यूशन की और बफर सोल्यूशन की, इन तीनों की pH कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। लॉग वैल्यू टिल 10, ठीक है, टिल 10, और इसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं याद करनी है, इसमें आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं याद करनी है कि 1.0030 ऐसा कुछ ड्रामा नहीं, लगभग में। जैसे मान लेते किसी की वैल्यू है 0.314, जो भी है मुझे ही नहीं याद है इस समय करंट में, 0.314 को 0.3 भी याद रख सकते हो। ठीक है, लगभग में। ठीक है, मैं जब पढ़ाऊँगा तब मैं बड़ी अच्छी सी ट्रिक बताऊँगा, इसमें थोड़ा सा भूल चुका हूँ। आगे देखता हूँ, केमिकल इंटरेक्शन क्या है, इसमें क्या आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किस किस कंडीशन में क्या क्या होता है उसको जानना है हम लोगों को। वंडर वाल फोर्सेस के बारे में जानना है और लंदन फोर्स के बारे में जानना है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों के बारे में एक टॉपिक और रह गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी जानना है। क्या जानना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मैं अलग से बता दे रहा हूँ, हालांकि इसी में इंक्लूडेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी जानना है। तो ये सारी लिस्ट हो गई, इस लिस्ट को आप लोग बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट नहीं लेना, प्रिंट आउट कर लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ सॉफ्ट कॉपी में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जितनी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं उन वीडियोज़ की भी पूरी लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप एक एक उठा करके वीडियो सीरियल से ही लेकिन पढ़िएगा, सीरियल से पढ़ते जाइए, टॉपिक को क्लियर करते जाइए और न्यूमेरिकल की जम कर प्रैक्टिस करते रहिए।
खूब जम करके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। उम्मीद है कि अगर ये 40 मार्क्स में अगर आपका बायोकेमिस्ट्री आता है तो आप 30 मार्क्स तो करके आओगे अच्छे से, विद कॉन्फिडेंस, कंफ्यूज नहीं होगे, तब आराम से 30 नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो इसको जम करके शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि नेक्स्ट जो यूनिट है वो कल तक के जो भी 2 4 10 लोग जितने लोग भी बता देंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं उस बोल सकते हो यूनिट के एनालिसिस पे लग जाऊंगा, और अगले वीक तक, नेक्स्ट वीक तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब जम करके शेयर करिए। बाय बाय, जय हिंद।